आपको क्या लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? मैं मेरी अपनी किस्मत लेके आता हूँ और मेरी किस्मत की वजह से वो गवर्नमेंट में आ जाती है। इमरान खान के लिए मुझे फोर्स किया गया कि आप इमरान खान को ज्वाइन करें। मुझे इमरान खान ने कहा कि आप इन लोगों से जाके मिले हो। मैंने कहा सर बिल्कुल, मैं प्रेसिडेंट जरदारी से। अच्छा तो प्रेसिडेंट बन गए? कहने लगा नहीं आप पीटीआई में हो। मैंने कहा सर मैं आपके साथ आया, आपके साथ मेरी एफिलिएशन हुई, कभी मैंने पीटीआई का रुमाल नहीं पहना, कभी बनी गाला नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ मुझे आप मार्च के बाद नजर नहीं आ रहे हो। नहीं तो जून के बाद जो आपने सोचा हुआ है ना इन लोगों के लिए, उधर मैं आपको देख रहा हूँ। ये सारी हमारी एफआईए नैब एजेंसियां खड़ी हैं, सारे करप्ट लोग दोबारा भी बैठे हुए हैं। क्यों? मैं आज ईमानदारी मैं क्यों मार खा रहा हूँ? क्योंकि ईमानदार हूँ। मुझे नरेंद्र मोदी ने दावत दी थी कि आप कुंभ के मेले के ऊपर आओ। वहां पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेट मिनिस्टर था, उनके ही चार्टर्ड जहाज में मैं उधर गया था। मोदी साहब को भी कहा इंडिया वाज ए सेक्युलर कंट्री, मगर इंडिया का इमेज आपने जो है ना एक रिलीजियस कंट्री में डाल के आपने उसका इमेज डाउन किया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बेबाक डिजिटल। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाना चाहूंगा एक फिलैंथ्रोपिस्ट, डॉक्टर और एक वेटरन पॉलिटिशियन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार वाखवानी। कैसे हैं डॉक्टर साहब, क्या चल रहा है आजकल? बिल्कुल ठीक ठाक, सब फिलहाल तो सही चल रहा है। क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी? मैं तो शुरू में ही मेरी कोशिश रही है कि मैं अपनी सोशल एक्टिविटी में, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखता हूँ। और मेरी क्योंकि इस एक्टिविटी से एक तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाता है और दूसरा मुझे एक जहनी सुकून मिलता है कि खुदा ने मुझे अगर कुछ एक मौका देता है किसी चीज़ का, तो मैं खुदा की इस मखलूक से मोहब्बत करूं और उनकी खिदमत कर सकूं। आपने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल बनाया, क्या थॉट आया आपके कि आपको ये काम करना चाहिए कि आप इतने सारे फलाही वाले काम करें, जिसमें शादियां भी करवाते हैं, इसमें और हेल्प भी करते हैं, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं आप, तो ऐसा थॉट कैसे आया अचानक से आपके? देखिए पहली चीज़ तो ये कि मैं 95 से लेके फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बिजी था। मैंने 1997 में नगर खाना शुरू किया था, जो इमरान खान ने जब शुरू किया। उससे पहले मैंने कहा कि ये तो प्राइवेट लोगों का काम है। तो मुझे पॉलिटिक्स का मौका मिला, मुशर्रफ साहब ने मुझे बुलाया और 99 से मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। 2002 में पार्लियामेंट का हिस्सा बना। तो 2002 में जो पार्लियामेंट का सिस्टम था, स्पेशली नॉन मुस्लिम कम्युनिटी सीट का, जिसके उधर मैंने समझा कि ये अब कम्युनिटी जो है ना बेयारो मददगार हो जाएगी। सही बात। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम इतना था कि जो पार्टी लीडरान की जो खिदमत करेगा, उनकी खुशामद करेगा, वो आगे बढ़ेगा, बाकी जो अवाम का काम करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से अवामी इश्यूज जो है रह जाएंगे। फिर मैंने 2005 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का बुनियाद रखा और आज मेरे ऊपर मालिक की ये मेहरबानी है कि मैं 1750 बच्चियों की बाप बन के शादियाँ करा चुका हूँ, हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, हज़ारों डिसेबल को सपोर्ट कर चुका हूँ, हज़ारों विडोज़ को जो है वो वुमेन सपोर्ट प्रोग्राम, ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम, एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम, रोज़गार स्कीम, एम्बुलेंस सर्विस, मैयत बसें, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने 2005 से लेके 25-20 साल हो गए और 20 साल पूरी लाइफ का इतना दिया कि मालिक ने और मेरे मुर्शिदुन ने, मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया था, कि उसी रास्ते से मुझे एक जहनी सुकून मिला। और आज मेरे बड़े भाई के डेथ के बाद 2021 में आज मैं थरपारकर के अंदर एक पूरा ऑर्फनेज प्रेम नगर के नाम से नया सिटी बनाने जा रहा हूँ और उसके अंदर SOS विलेज, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए दारुल सुकून, पब्लिक स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, हुनर फाउंडेशन, मेडिकल कॉलेज, थर यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, IT को, मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो मैंने वहाँ पे। और मैं समझता हूँ जैसे आज लाहौर की सड़कें गंगाराम के नाम से याद की जाती हैं, और वक्त आएगा कि प्रेम नगर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा रोल मॉडल होगा जो एक पॉलिटिशियन का भी आएगा कि एक पॉलिटिशियन था जिसकी ये थीम थी। दूसरा मेरा बड़ा भाई जो है वो जिस किस्म का एक ठंडी तबीयत का बंदा था, उसके नाम से ये पूरा सिटी बनना। और वहाँ पे जब कोई जाएगा
स्पेशली मुझे तो वो दिन का इंतज़ार है जिस दिन नेक्स्ट ईयर ये इसी साल ही जो है उन बच्चों को मैं देखूंगा, और जब मैं उधर जाऊंगा तो वो आर्फन्स बच्चे मुझे पापा करके बुलाएंगे, जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनके साथ मैं बैठूंगा, मोहब्बत बांटूंगा। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी ये जो ना वक्फ कर दी है इस हवाले से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जबरदस्त। जो कि एक टेक्निकली गवर्नमेंट को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। आप बहुत दिल से कर रहे हैं, मैंने आपके बहुत बारे में पढ़ा भी और पता भी ऑब्वियसली, और आप उसको झंडुआ भी पीटते नहीं है इस चीज़ का, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे कंसर्न ये है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा शौक है, मैंने सुना है, मैंने आज पहली बार मैं आपसे पूछ भी लूँगा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? देखिए, पाकिस्तान के बारे में लाजमी है, मेरे 2-3 एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जिससे मैं पूछता रहता हूं, और मैं अपना सियासी भी एक तजर्बा रखता हूं, इंटरनेशनल सिनेरियो, लोकल हर चीज़ को देखता हूं, तो मुझे पता चल जाता है और मैं उस मुताबिक जो डिसीशन लेता हूं। और ये मालिक की मेहरबानी है कि 99 से लेके आज तक जो है ये चीज़ें जो है वो जो मैंने कही है वो पूरी हुई है। और 2099 में मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ साहब को मैंने कहा कि आप ये जो सेटअप बनाया है और ये सेटअप आप 2004 तक चलाएं। ठीक है। तो कहने लगा क्यों? मैंने कहा सर ये सेटअप अगर 2004 तक चलता है तो आप मुझे आगे 10-15 साल जो है ना इक़्तिदार में नज़र आते हैं, और अगर ये सेटअप अगर आप इसको 2002 तक चलाते हैं तो मुझे 2007 के बाद आप मुझे वर्दी में नज़र नहीं आते हैं। ओहो। तो जब यहाँ पे वर्दी उतरी और फिर जब यहाँ पे एक मरतबा आए तो इधर ही आर्मी हाउस में मैं और मुशर्रफ साहब और आप ब्रिगेडियर अख्तर जामन तीनों बैठे थे। तो ब्रिगेडियर अख्तर जामन को कहा कि इसने मुझे कहा था, और आज मुझे महसूस हो रहा है कि जो इसने कहा वो सच निकला। तो ऐसे कभी एस्ट्रोलॉजी में होता है कि बहुत सी बार जो लीक भी हो जाती है ना। नहीं, मैं फिर अभी रिसेंटली दिसंबर 2021 में मुझे बुलाया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ आएं। तो लाजमी है, मैंने ये महसूस किया शुरू से, मुझे पीपल्स पार्टी एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से एक लिबरल पार्टी नज़र आती है, समझदारी, मोहब्बत, और उनका जो एक स्टाइल है। अब उनके जितने भी सीनियर अच्छे पॉलिटिशियन हैं, अब उसके अंदर कुछ लोग हैं जिसके ऊपर मेरे भी हैं कि भाई क्योंकि मालिक ने सबको दिया हुआ है तो अब मुल्क की खिदमत का टाइम है। मगर मैं पीपल्स पार्टी को लाइक करता था। तो जब प्रेसिडेंट अली जरदारी साहब ने मुझे कहा तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, और आपने मुझे बोला है, मैं तो वैसे भी मैं राज़ी हूँ इसमें। दूसरे दिन मुझे इमरान खान ने बुलाया। मुझे इमरान खान ने कहा कि आप रात मतलब वो अपने स्टाइल से आप इन लोगों से जाके मिले हो। मैंने कहा सर बिल्कुल, मैं प्रेसिडेंट जरदारी से। अच्छा, तो प्रेसिडेंट बन गए? मैंने कहा सर प्रेसिडेंट जरदारी वो उनको एक्स प्रेसिडेंट तो उस वक्त थे ना, एक्स प्रेसिडेंट थे, मगर सारे एक्स प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही होता है ना हमेशा से। मगर वो सारे उनको जैसे प्रेसिडेंट साहब कहते थे, तो मैंने भी कहा कि सर मैं बिल्कुल प्रेसिडेंट से। अच्छा, अब एक्स प्रेसिडेंट से आपने उसको प्रेसिडेंट भी बना दिया? मैंने कहा सर प्रेसिडेंट जरदारी से। तो कहने लगा नहीं आप पीटीआई में हो। मैंने कहा सर मैं आपके साथ आया, आपके साथ मेरी एफिलेशन हुई, कभी मैंने पीटीआई का रुमाल नहीं पहना, कभी बनी गाला नहीं आया, और मैं आपके साथ एक एफिलेशन मैंने पैदा की। उसकी ये वजह थी कि आप मुल्क को राइट डायरेक्शन के ऊपर लेके जाएंगे, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होगा, तब हम राइट डिसीजन एक्सपेक्ट करेंगे राइट टाइम पे। मगर वो चीज़ें नहीं हुई, और मेरा मशवरा ये है कि मैं 3.5 साल आपके साथ रहा हूँ, आप असेंबली तोड़ दें। क्यों? मैंने कहा सर मुझे आप मार्च के बाद आप मुझे तख्त पे नजर नहीं आ रहे। ओहो, क्या बात करते हो, आपकी एस्ट्रोलॉजी है तो हमारी भी है। मैंने कहा सर है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ मुझे आप मार्च के बाद नजर नहीं आ रहे हो, और आप अच्छे इंसान हो। मेरी अगर आप माने आप असेंबली तोड़ दें, नहीं तो जून के बाद जो आपने सोचा हुआ है ना इन लोगों के लिए, उधर मैं आपको देख रहा हूँ। तो अली जैदी बैठा हुआ था वो साथ में, तो उसने कहा नहीं नहीं तुम सोचो, दोबारा इसको सोचो और किसी तरीके से जो है ना ये चीज़ नहीं करो। तो मैंने कहा नहीं सर मैं तो अब डिसीजन कर चुका हूँ। मैं आ गया तो मेरे पीछे 21-22 लोग और भी जो है वो पार्टी मेक सेंस।
उसके बाद जब उनका पिंडी में वो जो इस्लामाबाद वाला जो जलसा हो रहा था, तो जलसे से पहले मैं और साईं नासिर शाह बैठे थे, ठीक है, दोनों बैठे थे। तो मुझे फिर उन लोगों की तरफ से पैगाम आया कि खान साहब की ख्वाहिश ये है कि आप एक किस्मत के धनी हो और आप जो है हम आपको लेने आते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मेरे साथ आप जहाज़ में साथ चलो और जलसे में चल के खिताब करो कि जो है वो मैं पीटीआई के साथ हूं। ठीक है। तो मैंने कहा सर मैंने फैसला कर लिया है और मैं आज भी आपको कहता हूं कि आप मार्च के बाद मुझे नज़र नहीं आ रहे, इस वजह से आप ये डिसीजन कर लें और मुल्क भी बेहतर डायरेक्शन में चला जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्राइसिस बहुत बढ़ जाएंगे जो मुल्क के लिए सही नहीं है। ठीक है। मगर उसने नहीं मानी, वो चीज़ें एज इट इज़ हुई। वैसे तो इमरान खान साहब अपने डिसीजन जो ना वो कहते हैं बस मैंने जो बोल दिया वो हो गया, उनकी ऐसी थिंकिंग ही थी ज़्यादातर, अगर आपने नोटिस किया हो तो। देखिए, मैं जब ये हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती थी तो मुझे एक्सपीरियंस रहा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहने का। मैं क्यू में भी रहा, वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप होती थी, PMLN में भी रहा, तो वहाँ पे भी मेरे अलावा मियाँ बड़े के सामने कोई बात नहीं करता था, अकेला मैं बोलता था, बाकी सारे जी हाँ तालियां ये वो नहीं होती थी। खान साहब जब आया तो उसके साथ भी कोई नहीं कहता था, मगर मैं कहता था। मेरी तो हमेशा बात होती थी, शेर अली अरबाब वगैरह किसी टाइम वो बात करते थे, मगर मेरी हमेशा, मैंने हर चीज़ के ऊपर आर्ग्यू किया। एक मरतबा रोड से इसकी राइट चीज पे आर्ग्यू किया होगा ना आपने। और जब भी रोड से इसकी मैंने आर्ग्यू किया, फिर मैंने कहा सर मैंने आपको ये कहा था ये हुआ। PMDC के ऊपर इशू आया, मैंने कहा सर मैंने आपको कहा था ये हुआ। ठीक है। एक मरतबा खान साहब आ रहे थे अमेरिका से और यहाँ पे इन्होंने PTI वालों ने सब ने मीटिंग की कि बहुत बड़ी तकरीर और बहुत बड़ा मार्का करके आ रहे हैं और सारे हमें एयरपोर्ट पे हमें रिसीव करने हैं, सारे पार्लियामेंटेरियन चलें। तो मैंने उसके ग्रुप के ऊपर लिखा मुझे स्पीच वाज ए डिजास्टर, आई नो द फॉरेन पॉलिसी, और मैं समझता हूं कि वो स्पीच जो की उससे हमारे रिलेशन खराब हुए और सही नहीं हुए, मैं रिसीव करने नहीं जाऊंगा। तो बोल्ड डिसीजन था आपका। हाँ, तो मेरे अलावा सारे गए, मगर वो रिकॉर्ड है मैं नहीं गया। ठीक है। तो मुझे जब उन्होंने कहा, मैंने कहा सर हमारी पॉलिसी, मैं समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी जो बननी चाहिए, हमें थिंक टैंक है। सही बात है कि हमें ऐसे वेट नहीं मिलता, चीफ DG ये वो जो भी है, मगर अगर मैं कोई बात करता हूं तो उसको एक वेट मिलता है। और खान साहब उन चीज़ों को मतलब कल के अगर कोई फर्स्ट टाइम MNA बन के और वो मिनिस्टर बन गए और वो क्योंकि PM के नज़दीक थे और वो अगर हमें अपनी सोच के ऊपर कायल कर सकें तो इतना इजी नहीं था। अफगानिस्तान के अंदर जब ये फौजों का इनखला हो रहा था तब भी मैंने इनको कहा कि ये आपकी बहुत बड़ी गलती है जो आप तालियां बजा रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा इसका भी बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर होगा। सही बात है। पहले जो डॉलर आ रहे थे अब डॉलर हमारे जाएंगे और आप इसमें खुश नहीं हो। आपको तो अमेरिका को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई अभी अफगानिस्तान के अंदर जो है, अब ये जो जंग वो लड़ रहे थे अब आपको लड़नी पड़ेगी। ये मैंने उस टाइम पे बातें की थी और असेंबली के फ्लोर के ऊपर बातें की थी। फिर मुझे थ्रेड भी आए, मगर वो आज भी सोशल मीडिया के ऊपर क्या उसके लिंक्स वगैरह जो है उसके लाखों व्यूज आए हैं, मगर वो पढ़िए तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जाती हैं। और इस हवाले से मेरी जो प्रेडिक्शन होती है वो प्रेडिक्शन, जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रही थी तो 8 नंबर था। आपका भी 8 नंबर है। जरदारी साहब का भी 8 नंबर था। आपका भी तो 8 है। हाँ, तो मैंने फिर कहा कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हुई तो आपकी 2024 इधर से 8 उधर से जरदारी साहब विल बी द किंग मेकर और वो राज सिंहासन पे बैठ जाएंगे प्रेसिडेंट हाउस में। और मैंने उस टाइम पे ये भी कहा था कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी इलेक्शन के अंदर लाजमी है। उस वक्त जो मैंने बात की थी, मैं आज भी समझता हूं कि मैंने जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात की थी कि पहले नंबर पे PTI होगी, दूसरे नंबर पे जो है वो पीपुल्स पार्टी होगी, तीसरे नंबर पे PMLN आपको होगी। कहने का मतलब इमरान खान और जरदारी साहब मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे? नहीं, ये मैंने नहीं कहा था। मैंने यही कहा था कि ये इलेक्शन की रात नवाज शरीफ साहब के लिए मायूस कुन रात होगी।
ठीक है। तो वही हुआ। मगर ठीक है, अब वो तो इलेक्शन, मुझे कोई कहता है कि भाई 2014 में क्या हो, 2013 में जब पहली इलेक्शन में यहाँ क्या हुआ था, 18 में, तो ये हर एक को पता है। मैं समझता हूँ हमें उन हालात के ऊपर भी डिस्कस करना चाहिए, उन हालात के हवाले से भी। मगर पाकिस्तान के अगर जो चीज़ें हैं, जो सरकमस्टेंसेस हैं, तो उनमें उसमें जो सिस्टम जो अभी चल रहा है उसकी बिल्कुल ज़रूरत ख़त्म भी नहीं हुई है और इतनी भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स ये वो तय ज़रूर होने चाहिए, मगर ये बड़ी डिबेट है इसके ऊपर। आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है कि मैं सुनने में आजकल रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं कि 2026 में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। व्हाट डू यू से ऑन दिस? देखिए, मैंने इलेक्शन के हवाले से नहीं, मुझे ये है कि 2026 जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा और 2025 अभी भी पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतर होगा। बाय द वे, ट्रंप का आना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 18 महीने से जंग चल रही हो इजराइल और गजा के अंदर, और उसके ओथ से पहले उसने कहा कि मुझे आराम चाहिए, और वो देखें कि कैसे उनके एमओयूज बन गए। आज रशिया और यूक्रेन जो है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि ये मैं रशिया को थोड़ा न्यूट्रल करूं कि रशिया, चाइना, ईरान, ये एक, क्योंकि ये ट्रायंगल भी तोड़ना चाहता है। ठीक है। और यूक्रेन के अंदर जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको भी रिड्यूस करना चाह रहा है। तो इस वजह से वो रशिया और यूक्रेन का किसी भी हालत में, क्योंकि पुतिन का भी जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है, तो वो मैं समझता हूं कि बेहतरी की तरफ से जाएगा। चाइना के हवाले से, क्योंकि चाइना इस वक्त दुनिया के अंदर जो लीड कर रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीड कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमसे आगे कोई जाए, मगर आज की तारीख ये बताती है कि चाइना उसको पीछे छोड़ रहा है। अभी एक ऐप है डीप सीक, आपने शायद नाम सुना, मैंने आज पढ़ लिया उसको। रिसेंटली जो है वो सबसे ज्यादा डाउनलोड अमेरिका में हुई है। तो आई मीन वो तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही गया उसके अंदर। लेकिन इस सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया कि क्या 2026 में इलेक्शन होंगे? 2025 चेंज का साल है। ठीक है। और 2025 में जिस तरीके से जो सिस्टम, जिस तरीके से चल रही हैं चीजें, मैं समझता हूं कि इस तरीके से सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है। मैं समझता हूं कि इस सिस्टम के अंदर एक स्मूथनेस आएगी, और स्मूथनेस जो आएगी वो एक, क्योंकि 2024 कर्मा का साल था, जो करोगे वो भरोगे। सही बात है। और 2025 जो है वो मफाहमत का साल है। तो मफाहमत के अंदर अगर पाराचनार का वाकया आप देखेंगे कंट्रोल नहीं हुआ, मगर 2025 में हर तरफ से जो है ना वो थोड़ी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो आज कम से कम वहां पे मूवमेंट शुरू हो गई। तो 2025 में अगर ये एलिमिनेट हो गया है तो आगे आप देखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को अफगानिस्तान से जो ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रही है कि जो कुछ हमने छोड़ा है वो हमें चाहिए, तो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है जो उनको ईरान से डील करना, अफगानिस्तान से डील करना, चाइना से डील करना, पाकिस्तान का एक ज़रूरत पाकिस्तान उसकी है और रहेगा। मगर बात यह कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे हैंडल करता है कि कभी आदमी जो है वो दोस्त को दोस्त जरूर बनाए, मगर दुश्मन को दोस्त को कभी दुश्मन नहीं बनाए। सही बात। क्योंकि माजी में हमारी यही गलतियां हुई है कि हमने दूसरों की जंगें अपने खाते में डाल दी। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें टैकल करना पड़ेगा टेक्निकली बहुत, और टेक्निकली हैंडल करने के लिए हमें इंटरनली मजबूत होना पड़ेगा। हम अगर इंटरनली मजबूत नहीं होंगे, हम कहेंगे कि हम हाँ नहीं मैं ताकतवर हूं और मैं मजबूत हूं, मगर इंटरनली हमारी टांगें हिलती होंगी, क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं होगी। हमारे खुद के मुल्क के लोग अगर उनसे मिले हुए होंगे, उनको पता होगा कि भाई आज सोशल मीडिया के अंदर जो है वो क्या चीजें चल रही हैं, तो मैं समझता हूं इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आएगा। और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस अगर आता है और पाकिस्तान उस इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को अगर रेजिस्ट नहीं कर सका, तो फिर पाकिस्तान एक और नई जंग में चला जाएगा, शामिल हो जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। और इंटरनल स्टेबिलिटी जो है उसका मार्का जो है वो जाता है जरदारी साहब के ऊपर। मैं आज भी कहता हूं कि जरदारी साहब को ये आगे करके, अगर उनके कंधों के ऊपर वजन डाल के अगर आगे जाएंगे, तो पॉलिटिकली सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, ये चीजें जो है वो
थोड़ी सी टैकल होंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और स्ट्रीमलाइन होने से हर एक बंदा अपनी किस्मत लेके आएगा, एक स्मूथ रनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सिस्टम भी बढ़ सकता है, आगे चीजें भी हैंडल हो सकती हैं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस। मगर अगर हम समझें कि ये हमारे पास आज अमेरिकन डेलीगेशन आया, कल और कोई डेलीगेशन आया, ये आएंगे, आपके पास टर्की भी आएगा, आपके पास ब्राजील भी आएगा, हर बंदा आपके पास जियोलॉजिकल वो लोकेशन ऐसी है ना, दिस इज द मेन रीजन कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन में पाकिस्तान। देखिए बात यह है कि उसको इन्वेस्टमेंट, हमें तो फिगर्स के ऊपर जाना है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट, आज हम $120 बिलियन के कर्जी है। सही बात। तो बेगर के नॉट बी चूजर। मगर अगर हम सबको पता चले कि पाकिस्तान की अब जो डायरेक्शन है वो इतनी मजबूत हो गई है, अब हर साल इतने डॉलर प्लस होंगे, अभी तो हम नेगेटिव डेफिसिट से भी बजट से नहीं निकल सकते। तो उसके लिए एक हम्बलनेस चाहिए, दूसरा इंसान को इंसान से मोहब्बत चाहिए, इखलाक बुलंद चाहिए, तीसरा दिमाग चाहिए, गुरूर नहीं चाहिए। जहां गुरूर होगा वहां पे कभी नहीं, और जहां पे अपना मतलब होगा वहां पे कभी नहीं। कुछ ऐसे लोग मतलब आगे आने चाहिए जो इस चीजों को टैकल कर सकते हो, नहीं तो ये चीजें आज आपका मौका है, आज एक मर्तबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनका है तो वो उनको रगड़ता है, दूसरा उनका होता है तो उसको रगड़ता है। तो ये मुआशरे का या मुल्क का या इसी घर का हल नहीं हो सकता। सही है। उसके लिए आपको हर चीज स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी। स्ट्रीमलाइन नहीं हुई तो चीजें आपको देखने में हर चीज आपको अच्छी लगेगी मगर अच्छी होंगी नहीं, क्योंकि आपको वो चीजें जो है ना वो आपकी और तरफ चली जाएंगी। तो मैं समझता हूं हमें अभी से ही अपने कॉन्शियस लेवल बढ़ानी चाहिए कि हम इतने खबरदार हो जाएं कि मुल्क के अंदर आज हमें जब पता चल गया है कि चीजें जो जहां जा रही है, ठीक है, एक तो हमने ईस्ट वेस्ट दोनों बॉर्डर को टेंशन में रखा, हमने इंडिया के साथ भी हमारे तलकात अच्छे नहीं, ईरान के साथ भी गैस पाइपलाइन की आगे नहीं बढ़ सके, इधर हम अफगानिस्तान के साथ भी हम केपी के पूरा जो है वो टेररिज्म में घिरा हुआ है। तो इस हवाले से हमें थोड़ी सी दिमाग के साथ काम करना पड़ेगा। हमें तो थिंक टैंक है, हमें पता है कि क्या चीज किस डायरेक्शन में जा सकती है। मैं तो हर चीज को, हालात को भी देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को भी देखता हूँ कि ये मुझे, जैसे आप इस्तिखारा निकालते हैं इस तरीके से मुझे पता होता है कि मैं इस बिजनेस में हाथ डालूंगा। आज तक नहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ, नहीं किसी ने पैसे खाए, नहीं किसी बिजनेस में नुकसान। जो भी चीज करते हैं, और जो सियासत में भी जिस पार्टी में जाता हूं, जिस पार्टी में गया हूं वो पार्टी भी गवर्नमेंट सर मैं तो मैं जो आपके बारे में पढ़ा वो यही पढ़ा, आप उसी पार्टी में जाते हैं जो गवर्नमेंट में आती है, इसका क्या आवाज है सर? मैं जिस पार्टी में जाता हूं वो गवर्नमेंट में आता है। वही तो पूछ रहा हूं, ऐसा कैसे? मैं मेरी अपनी किस्मत लेके आता हूं और मेरी किस्मत की वजह से वो गवर्नमेंट में आ जाती है। और अगर वो पार्टी मेरे आने की कदर करेगी तो वो पार्टी भी आगे रोशन ख्याल रहेगी। अगर वो पार्टी कदर नहीं करेगी, मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान के लिए मुझे फोर्स किया गया कि आप इमरान खान को ज्वाइन करें, मैं तो रात को 8 से 9 बजे तक मैं तलत हुसैन का प्रोग्राम करके निकला। मुझे बहुत बड़ा फोन आया कि नहीं, कल सुबह शाम कुरैशी आपके पास नाश्ता करेगा, दोपहर को जहांगीर तरीन साहब लंच करेगा और शाम को खान साहब से आपकी मुलाकात है। तो सुबह आया, 2 घंटे शाम कुरैशी मेरे पास फार्म हाउस पे था, 2 घंटे फिर जहांगीर तरीन था, शाम को मेरी खान साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद मेरे 2 घंटे खान साहब के साथ 1-on-1 डिस्कशन हुई। मुझे कहा आपने ज्वाइन किया? मैंने कहा सर नहीं, मैंने नहीं किया अभी। उन्हें नहीं, हमें अब करना है और खान साहब को लेके आना है, हमें मुल्क को इस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये करना है। जैसे आज हम कह रहे हैं कि मियाँ साहब के थ्रू हमें करना है, उस टाइम पे खान साहब के लिए कहा गया, आगे खान साहब 10 साल के लिए आ गए और अब ये हमें करना है। तो मैंने कहा सर मैं एक तो बनी गाला नहीं जाऊंगा, ठीक है, दूसरा मैं पीटीआई का रुमाल नहीं पहनूंगा, मुझे खान साहब के लिए इज्जत है, मगर अगर मेरी इतनी जरूरत है, अगर मैं इतना किस्मत वाला बंदा हूं और इतना मेरा सॉफ्ट इमेज है इंटरनेशनल दुनिया में, तो खान साहब मेरे घर पे आए और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। उन्हें कहा डन। दूसरे दिन खान साहब मेरे पास घर में आया तो खान साहब को पूरी पार्टी के सारे लीडरान ने कहा कि यार ये सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, नदीम अफजल, चन्नो, दानियाल सारे आ रहे हैं, आप उधर क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई ये किस्मत का धनी है और इस वजह से मैं इसके पास जा रहा हूं क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर की सीढ़ी है तो इधर, तो वो मेरे पास आए जो करने के लिए। मगर उन्होंने भी हमारी बातों के ऊपर अमल नहीं किया
तो 3.5 साल के बाद उनको कहाँ पहुंच गए। लेकिन सर उन्होंने बातें की थी कि हम मुल्क का नेशन चेंज कर देंगे, नहीं हुआ ना। तो करप्शन भी तो बहुत कर ली उन्होंने, उस पर क्या कहेंगे आप? पहले भी बहुत हुई थी, अभी भी बहुत है, आगे भी बहुत होगी। करप्शन के दास्तान पे ऊपर जाएंगे ना तो ये सारी हमारी एफआईए नैब एजेंसियां खड़ी हैं, सारे करप्ट लोग दोबारा भी बैठे हुए हैं। क्यों? आप अगर इनकलाब लाना चाहते हैं तो अब चाइना की तरह आपके पास सबके फाइल हैं, खोलो सब सारे मीडिया के ऊपर, इसने ये करप्शन की, इसने ये करप्शन की, इसने ये करप्शन की, देखो अवाम आपको कैसे करती है, उन सबको फांसी के ऊपर लटकाओ। सारे करप्ट लोग हैं। मैं आज ईमानदारी मैं क्यों मार खा रहा हूं? क्योंकि ईमानदार हूं और सब धड़क से बोलता हूं। तो ऑनेस्टी की तो यहां कदर ही नहीं है, नहीं सच बोलने की कदर है, नहीं ईमानदारी की कदर है। आपको सारे पॉलिटिशियन के फाइल निकालोगे तो आपको ईमानदारी में एक डॉक्टर रमेश का फाइल मिलेगा। ये क्या आपको बताऊं? तो सर मसला यही तो है कि ईमानदार लोग जो है वो आगे क्यों नहीं जा पाते? ईमानदार और सच धड़क से बोलने वाले, ये हमें सोचना चाहिए। अगर ये हमने नहीं किया ना, वक्त निकल जाएगा। हम कोई इंटरव्यू वगैरह करते हैं, वो भी प्लांटेड करते हैं। भाई नहीं, आप सर ये प्लांटेड नहीं है सर। जो भी चीज आप एक नेचुरल करोगे ना तो लोग भी देखते हैं। टीवी कोई नहीं देखता आजकल। मुझे कोई देखते बोलता है कि टीवी यार, मैंने कहा आप मेरा भी इंटरव्यू करते हो, मैं नहीं देखता। तो बात ये है कि वेरी स्वीट। मैंने कहा मैं इस वजह से कि अब जो चीजें आपके काम की होती है आप चलाते हो, बकाया आप काट देते हो। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि मुल्क को राइट डायरेक्शन के ऊपर लेके जाने के लिए मैंने एक प्रपोजल दिया कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो रिलीजियस टूरिज्म से है। ठीक है। पहले साल के अंदर $1.5 बिलियन, दूसरे के अंदर $3 बिलियन, तीसरे के ऊपर $6 बिलियन। मैंने कहा लिखवा के लो मुझसे। सॉफ्ट इमेज, इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी, सबको पता चलेगा कि पाकिस्तान रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। 50 करोड़ सिर्फ इधर साउथ एशिया के अंदर जो है ना बुद्धिस्ट रहते हैं। अगर 1% 5 लाख भी आप उसको अट्रैक्ट करो, अगर $3,000 भी एक बंदा आके खर्चा करे तो आपके $1.5 बिलियन बन जाते हैं। और ये कहते हैं दहशतगर्दी। और मैंने कहा दहशतगर्दी जिस जगह पे ये रिलीजियस प्लेसेस है, लोग जब वहां पे जाएंगे ना तो लोग ऑटोमेटिक वहां पे रोजगार आएगा, दहशतगर्दी आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। आज दहशतगर्दी में बंदे जो भी इन्वॉल्व होते हैं उसका एनआईसी कार्ड और कहीं का नहीं है। एनआईसी कार्ड पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान का रहवासी है, वो पाकिस्तान का मुस्लिम है, मगर उसका पेट खाली, उसके बच्चों के पेट खाली, वो चंद पैसों की खातर इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे बिक जाता है। अगर उसको आप यहां पे रोजगार दें, उनके बच्चों को स्कूल दें, तो फिर वो क्यों जो वो ऐसे करेगा? फिर तो ऐसे धरती को चूमेगा ना। सही बात है, काम मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा। मगर जब आप ये नहीं दोगे, मैं गया शुमाली वजीरिस्तान, वापस आया तो मैंने आर्टिकल लिखा, दूसरे दिन मैंने चीफ और डीजीआई को कहा, मैंने कहा सर ये आपके हाथ से निकल जाएगा। आपने उनको लोगों को रोजगार के लिए कहा था, आप 10 साल के लिए सारे इंडस्ट्री को कहें आप टैक्स फ्री है यहां पे, ये पूरा इलाका CSR से डेवलप हो जाएगा और ये सारे लोग रोजगार के ऊपर लग जाएंगे। ये आप देखो, दिमाग चाहिए। दिमाग कैसे चाहिए? आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करें। क्यों नहीं आप उन इंडस्ट्री को आप टैक्स के पैसे कलेक्ट करें? आप आज 1 करोड़ रुपए आप उन इंडस्ट्री का टैक्स की आपको एक आएगा कि 1 करोड़ रुपए, अगर यही इंडस्ट्रीज अगर शुमाली वजीरिस्तान में जाके इंडस्ट्री लगाती है, उनको 1 करोड़ रुपए टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा। अगर कहें कि वो टैक्स फ्री हम आपको 10 साल के लिए दे रहे हैं, वही CSR के थ्रू उनको कहें कि आप इन इलाकों को डेवलप करो, तो आपकी PSDP उतनी बच गई। मगर दिमाग नहीं है, सोच नहीं है, जो आता है खुशामद में रहता है कि किस तरीके से चलना है। किसी टाइम में नाम नहीं लेता, KPK का एक वो नून में अभी भी बैठा हुआ है, और वो जिस तरीके से बात करते हैं, भाई आप राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की आप बात करते हो, आज लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। कोविड के अंदर किट्स वगैरह आ रही थी बाहर से किट्स वगैरह सारी बाहर से आती थी। तो डॉक्टर फैसल अच्छा ईमानदार बंदा था, उसने कहा कि हम चाइना को कहते हैं हमारी हेल्प करो और किट्स यहां पे बने। चाइनीज ने हेल्प की। ये वेनम जो सॉल्यूशन था ना, जो 500 रुपए में नहीं मिलता था, यहां पे 5 रुपए में बन गया
और वो कोविड के सारा काम यहां पे हुआ, मतलब उन लोकल मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन हो गया ना सर। लोकलाइजेशन। आज हेपेटाइटिस एलिवेट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। 8 अरब रुपए की किट्स जो है, भाई मैं बाहर से जो है ना वो पाकिस्तान के पैसे भेज के और मैं WHO लेता हूं। अरे भाई आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पूरी आर्मी उससे खरीद रही है, CMH खरीद रही है, AFIC खरीद रहा है, सिंध बलोचिस्तान KPK खरीद रहा है। पंजाब में मोहतरमा कहती है कि नहीं, कोर्ट ने उसको कहा कि आप करो, पिपरा ने उसको कहा लोकल मैन्युफैक्चरिंग को करो, नहीं। फेडरल गवर्नमेंट भी नून लीग की, वो भी नहीं। अब उनसे कौन पूछे कि भैया 8 अरब रुपए की 4 अरब रुपए की लोकल इंडस्ट्री आपको चीज दे रही है और वही टेस्ट अगर आपको किसी को चेक करना है, NIH ने उसको चेक किया, फिर ड्रैप ने उसको रजिस्टर किया, तो वही टेस्ट आप उसी स्ट्रिप से आप WHO वाली से भी करो, लोकल से भी करो, मगर आप 4 अरब रुपए कैसे जाया कर रहे हैं? तो बात यह है कि सिस्टम जो है ना, ये ऐसे सही होना ही नहीं है। जब तक ऐसे करप्ट लोगों को जो है ना हम टारगेट नहीं, सारे जो करप्ट लोग हैं उनके फाइल सबके हैं कि कौन है, उनके सारे जो है वो लीक आउट करो। सर तो वही बात कर दी आपने, एक दिन का मुख्यमंत्री जो बना था CM नायक फिल्म के अंदर कि सबको जो है ना वो फाइलें खोलो वो हो जाए, लेकिन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है ना। क्या करेंगे इसके ऊपर आप? मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान ब्राइट फ्यूचर तब होगा, और पाकिस्तान का फ्यूचर जो ना वो मेरे हाथों से होगा। आज आप लिख लो। तो सर हम कब एक्सपेक्ट करें आपको? जब भी वक्त आएगा, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी होगा उसकी सीढ़ी मैं बनूंगा। ये मालिक ने मुझे कह दिया, इंशाल्लाह ये मालिक ने मुझे कह दिया है। और ये आप नोट कर लें, चाहे ये कितना भी जोर लगा लें, चाहे इंपोर्टेड बंदा कोई भी लेके आए, मगर कोई इंपोर्टेड बंदा, हाँ बस मेरा ये है कि मैं अपने इखलाक से सच बोलता हूं। मैं प्लांटेड बातें नहीं कर सकता कि मैं इधर से कोई मुझे, हाँ ठीक है मेरे लिंक्स हर इदारे के साथ हैं, मगर कोई मुझे कहे कि आप ये मैं आपको कहता हूं और जाके आप मेरे बिहाफ के ऊपर जो है यही बातें करो, ये मेरा डॉक्टर रमेश का काम थोड़ी है। डॉक्टर रमेश का इखलाक डॉक्टर रमेश के पास है। क्यों कोई ये नहीं कहे कि भाई डॉक्टर शीतलदास का बेटा जो उसका बाप एक ईमानदारी के हवाले से नाम था, मालिक मुझे देता है, बहुत कुछ देता है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो एक पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उससे आपका ताल्लुक भी रहा है, ठीक है, अभी ट्रम्प भी जो है वो पावर में आ गया है। एक ज़माने में यानी एक कुछ अर्सा पहले ये बात फैली थी कि ट्रम्प आएगा तो इमरान खान जेल से बाहर चले जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली आपने कहा 2025 जो मफाहमत का साल है, तो ये PTI वाले US की तरफ कैसे क्यों देख रहे हैं? क्या रीज़न क्या है? किसने नहीं देखा? नवाज शरीफ को किसने आज़ाद कराया? वही क्लिंटन था ना कि भाई आप आओ हमारी हेल्प करो। फिर जब वो हेल्प करते हैं तो वो डिमांड भी करते हैं कि भाई आप हमारे डायरेक्शन के ऊपर चलो। इसी तरीके से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, भाई आप बात करते हैं तो आप एक डेमोक्रेटिक तरीके से चले, आप जो मैसाक जमहूरियत बना था उसको आगे लेके चलें, मुल्क की मफाद को देखें। मैं तो समझता हूं मुल्क की, मैंने आज तक जो गोल्डन पीरियड देखा है ना पाकिस्तान का, वो 99 से 2002 देखा है, क्योंकि मैं तो हर हुकूमत का हिस्सा रहा हूं। और इस वजह से हमें आज भी सोचना चाहिए कि मफाहमत के लिए, और मफाहमत की जो मैंने बात की कि PTI, PMLN, पीपुल्स पार्टी सारी एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। बात यह है कि PMLN अगर मफाहमत को खराब करना चाहे तो पीपुल्स पार्टी उसको कहे कि नहीं, और PTI को यह सोचना चाहिए कि आप बंद गली में पहले ही चले गए हैं, और अगर आप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को लेके आओगे तो आप कौन सा कामयाब जाओगे? फिर तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के तो अपने जो है वो बेनिफिट होंगे, जिसको वो जो आपसे काम लेगा, तो पाकिस्तान के लिए तो बेहतरी नहीं होगी। और पाकिस्तान की आवाम को भी फिर सोचना चाहिए। अगर इसके लिए हल ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठे, यहां पे मफाहमत के साथ जो कुछ हुआ माजी में, देखो माजी में खान साहब ने कौन सा राना सनाला को हथिया वो बेच रहा था, जिस तरीके से वो शहरियार आफरीदी पाक कुरान शरीफ लेके आ गया। अब मैंने कहा खुदा के बंदे, पाक कुरान शरीफ अमल के लिए, कसम उठाने के लिए नहीं है। सही बात है। तो लोग तो ये सोचती ना, तो उसने कितना, तो जिसने जितना जुल्म किया उसको उसकी सजा भुगतने में मिल गई। अब ये मफाहमत का साल है और प्रायश्चित का साल है। जिसने जो जुल्म किया वो कहे कि या अल्लाह मुझसे जो गलतियां हुई अब मुझे माफ कर, आज से मैंने डायरेक्शन दुरुस्त कर लिया।
ये वो खुदा ने हर एक को मौका दिया है, और अगर ये मौका इन्होंने सब ने इसको अवेल किया तो रहेंगे बेहतर। अगर सब लोगों ने अवेल नहीं किया तो सर के ऊपर सबके हाथ होंगे और नुकसान किसका होगा? मुल्क का होगा। तो इस वजह से इस साल का जो साल के सितारे हैं उसमें 21 फरवरी से पहले जो चीजें सेटल हो जाएंगी वो मुल्क के लिए बहुत बेहतर होंगी। अगर 21 फरवरी के से पहले अगर ये चीजें सेटलमेंट की तरफ कम जाती हैं तो वो मुल्क के लिए नुकसानकार होंगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि मुफाहमत वाली जो चीज है उसको देखें और हालात को देखते हुए। सर 21 फरवरी की हमने बात की, उससे पहले एक स्टेप तो आ गया जो बेहतरी की तरफ है, वो मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें कुछ इन्होंने चेंजेस तो की हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए ये अगर आप फाइनेंस के ऊपर जाओगे, क्यों तो मेरा तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आगे ही सिंगल डिजिट में आगे चला जाएगा। हर चीज के एक पैरामीटर्स हैं, अच्छा है बिजनेस के अंदर। कल हमारी मीटिंग हुई थी, बिलावल साहब ने बुलाई थी, सारे बिजनेस कम्युनिटी थे, उनके जो इश्यूज थे, लाइट का इशू, गैस का इशू, पानी का इशू, लॉ एंड ऑर्डर का इशू, हर चीज एक चीज ये नहीं है। ठीक है, ये एक पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर है, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये नहरें निकल रही है, तो इस वजह से हर चीज के ऊपर मुफाहमत क्या निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी बैठे। और आज जो फोरम बना हुआ है, इन फोरम के अंदर भी कम से कम इसी फोरम के अंदर भी अगर हम जैसा एक हाथ बांधने वाला भी खड़ा होता ना तो बेहतर होता। यहाँ पे सारे ये हैं सबके, तो मुल्क के हालात के हिसाब से मैं समझता हूँ ये मुफाहमत में जाएंगे, मुल्क के लिए भी बेहतर होगा और हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहतर होगा। अगर ये खान साहब समझता है कि मैं इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आया और मैं इतनी पाकिस्तान में नहीं कोई पार्टी कोई कमजोर है, नहीं कोई आर्मी कमजोर है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई बिल्कुल डोमिनेंसी की जाए, वो नहीं हो सकता। और ये और खान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो रास्ता यही है, इसी रास्ते के थ्रू जाना चाहिए। माजी की गलतियां यहां पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे ये बताओ कि खान जो चाह रहा है कि भाई ये कोई गलती एक्सेप्ट करे, खान गलती पहले एक्सेप्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। जब आपके पास, जब या तो हम जैसा बंदा हो जो खुदावंद बंदा हो जो कहेगा कि भाई हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं, तो वो तो सर ईगो का मसला आ जाएगा ना, उसमें तो ईगो का मसला आ जाएगा। बस यार लोग, मैं क्या आपको बताऊं, मैं रमजान था, एक मरतबा असेंबली में तकरीर हुई तो 8-10 आपके एमएनए थे और रोजा रखा हुआ था और आए और तकरीरें की और कुछ लफ्ज ऐसे इस्तेमाल किए गाली गलोच वाले और ये। तो मैंने स्पीकर को कहा, मैंने कहा सर मुझे बात करनी है। मैंने कहा सर मैंने मदीना रियासत के ऊपर भी रिसर्च की है, हजरत इमाम हुसैन के ऊपर भी रिसर्च की है, मैंने रोज़ों के ऊपर भी की है। रोज़ा हर मज़हब में होता है कि क्यों अल्लाह ने ये रोज़े दिए हैं हर मज़हब के अंदर। मैंने कहा ये दिए हैं कि आप एक हैबिचुअल बन जाएं, कि आप अपने आप के अंदर वो आदत डालें कि आप ये 30 दिन या ये 10 दिन या ये 7 दिन जो है वो आप अपने अखलाक को बुलंद करें, जो खुदा की दी हुई, जो आखिरी पैगंबर की दी हुई जो गाइडलाइन है उसके ऊपर चले। ठीक है, और वो आप में आदत डल जाए कि आगे जिंदगी भी आपकी वैसे चले। ठीक है यार आप तो रोजा रख के अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। आप मुंह से जो रोजा, सिर्फ ये थोड़ी होता है कि आपने अपने आप को भूख में, रोजा ये होता है आप मुंह से किसी की बुराई नहीं करो, आंखों से किसी की बुराई नहीं देखो, कान से किसी की सुनो नहीं, हाथ से किसी का कोई गुनाह नहीं करो, ये होती है। यार आप रोजा रख के आए हो और मैं ऐसे कर दूंगा, ये कोई आप रोजा रख के आए हो? सर रोजा तो रखा है उन्होंने, कहीं रख दिया है उठा के। ये ऐसा नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। मैं लेक्चर देता हूं जब स्टाफ कॉलेज में, और अभी मैंने नेवी वार कॉलेज में मैंने लेक्चर दिया था, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मौजूद थे उसमें, मौजूद थे, सारी नेवी को ऑनलाइन लिया होता। तो मैंने कहा कि वी हैव द मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, वी हैव लार्ज, हम सबसे बड़ा हमारे पास कोस्टल पार्ट है। हमने क्या किया है? हमारे पास कराची शिपयार्ड जितने मजबूत इदारे जो एक साल में जहाज बनाता है, मगर पार्टीशन के टाइम पे हमारे पास 12 जहाज से हमारे पास जहाज का है। हम कार्गो टोटल हम कितनी जो है वो पैसे उस कार्गो के ऊपर जो है वो भेज रहे हैं, कब हम ठीक करेंगे?
आज दुनिया के अंदर अगर आप इसी कराची के इस कोस्टल पार्ट को अगर सही करो ना, आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री पूरे इधर शिप लेके आएगी, ये पूरा एक टूरिस्ट प्लान बन जाएगा। जहाज आपके पास जो आते हैं, जो उनका जो वेस्ट होता है, इनको यहां पे पोर्ट के ऊपर निकालना चाहिए और उसकी गवर्नमेंट चार्ज ले, पोर्ट चार्ज ले। वो पता है 50 किलोमीटर जब हमारी हद में आते हैं, उधर समंदर के अंदर वो गंद सारा फेंक देते हैं। आप समंदर में देखोगे तो आपको गंद का वो मिलेगा। तो मैंने कहा कैसे हमारी ब्लू इकोनॉमी जो है वो पता नहीं कितनी बढ़ सकती है यार। मैं ऐसे ऐसे मुल्क को ठीक कर सकता हूं। सिर्फ यहां से मैं शिप चलाऊं, कराची से हिंगलाज माता, रोजाना शिप भर के लोग इसमें शिप में टूर भी करके आए, हिंगलाज माता का दर्शन भी करके आए। मैंने कहा अगर आप मुझे इजाजत दें हिंदू कम्युनिटी के लिए, टेरी और इसके लिए, हिंगलाज माता के लिए और चूड़िए के लिए, रोजाना आपके 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर आपके पास चले और लोग इधर से जाएं, आपकी इकोनॉमी भी हो और पाकिस्तान के अंदर पता चले कि ये लोग जो मजहबी लोग हैं और उसको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। सोच नहीं इस तरफ। एक हमें मुल्क के ऊपर, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक तो हमें, मैंने अभी लिखा भी था, मैं अभी इसके ऊपर बात भी की है, एक जो ये रिटायरमेंट वाले लोग हैं ना, मैंने रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से जब बिल लेके आया तो मैंने कहा इसके ऊपर क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा नो बजट। तो सारे हैरान हो गए कि यार आप कहते हो कि ये पूरी अथॉरिटी बनाए और बजट नहीं हो। मैंने कहा यही तो ब्रेन चाहिए। और मैं इस इदारे को, अगर ये अब मैं टूरिज्म अथॉरिटी बनाता हूं तो मैं इसको 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं चाहिए मुझे, मगर इसी के अंदर, इसी प्राइवेट चैनल के थ्रू अरबों रुपए मैं इसमें आपको गवर्नमेंट के अंदर कमा के दूंगा। और वो भी कितना कमा के दूंगा, पहले साल में $1.5 बिलियन। वाह, ये है दिमाग। तो सर अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये, आप लास्ट सवाल करेंगे फिर इस पर ख़त्म करेंगे। आपकी कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। आपकी क्या ये ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ट्रेड के हिसाब से अच्छे हो जाएंगे क्योंकि मुल्क में बेहतरी आएगी उससे? व्हाट डू यू से ऑन दिस थिंग? देखिए, मैंने ये शुरू किया था मुशर्रफ साहब के टाइम पे। हमने मुशर्रफ साहब के टाइम पे एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच गए थे, टूरिज्म, ट्रेड और ट्रेवल के ऊपर। मुझे नरेंद्र मोदी ने दावत दी थी कि आप कुंभ के मेले के ऊपर आओ। तो मैंने फिर ये बात शेयर की, चीफ साहब को भी मैंने मैसेज किया और डीजी को भी मैंने मैसेज किया। तो मुझे एक दिन डीजीआई का फोन आया कि आप जाएं कल सुबह और पाकिस्तान हाई कमीशन जो सोहेल साहब और सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी आपका इंतज़ार कर रही है और आप उनसे मिलें। मैं उनसे मिला, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर था। मैं बहरहाल उनसे मिला और मेरी विजिट हो गई और मैं निकला और वहाँ से मुझे फिर वीपी सिंह था जो वहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेट मिनिस्टर था, उनके ही चार्टर्ड जहाज में मैं उधर गया था उनके मेले के ऊपर। मेरी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, मेरी सुषमा स्वराज से। नरेंद्र मोदी ने तो शार्ट मुलाकात की कि सुषमा बैठी है और जो वो कहे वो मैं एग्री हूँ। हम किसी नतीजे के ऊपर बिल्कुल पहुँचे थे और मैंने आके दूसरे दिन बाजवा साहब को, डीजीआई को मैंने बताया कि ये चीज़ें हैं और वो एग्री भी हुए, मगर इमरान खान आगे नहीं बढ़ा। और उस टाइम पे भी अगर टूरिज्म, ट्रेड और ट्रेवल अगर शुरू हो जाता तो कम से कम ये चीज़ें आगे इतनी नहीं बढ़ती। मैं समझता हूं कि हमें इंडिया को भी, मैंने मोदी साहब को भी कहा, मैंने कहा सर इंडिया वाज ए सेक्युलर कंट्री, ठीक, मगर इंडिया का इमेज आपने जो ना एक रिलीजियस कंट्री में डाल के आपने उसका इमेज डाउन किया है। और वो सिर्फ क्यों के हो रहा है डाउन, पूरे कंट्री का है, अरब से ज्यादा का मुल्क है, क्यों डाउन हो रहा है? पाकिस्तान की दुश्मनी की वजह से। हम उसको ये करते हैं, हम टास्क के अंदर कमेटी बने, ये मतलब अब ये बातें मैं आउट नहीं कर सकता, मगर ये बातें हुई। और मैं आज भी समझता हूं कि इंडिया अगर सुपर पावर पे आना चाहता है कि मैं चाइना से आगे बढ़ूं, आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इसकी चल रही है मेडिसिन वगैरह की। आज क्योंकि उसको WHO और USFDA का इतना फायदा है कि चाइनीज कंपनी कितनी भी अच्छी चीजें बनाए, मगर सर्टिफाइड WHO और USFDA जितना इंडिया में जल्दी होता है उतना कहीं पे नहीं होता है। तो इस वजह से इंडिया बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, मार्केट भी बन चुकी है इंपोर्ट के हवाले से भी और एक्सपोर्ट के हवाले से भी। तो इंडिया को पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल उसका नहीं है, जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, मगर इंडिया
पाकिस्तान की दोस्ती के बगैर सुपर पावर भी नहीं बन सकता। तो इस वजह से इंडिया के लिए भी है और पाकिस्तान भी ये सोचे कि अब अगर हम इंडिया की सिर्फ दुश्मनी में चले तो इंडिया के ऊपर फर्क इतना नहीं पड़ेगा। हाँ, इंडिया की तरक्की की रफ्तार कम हो सकती है, मगर पाकिस्तान जो है तरक्की की रफ्तार तो क्या, पाकिस्तान डाउन होता जाएगा। तो पाकिस्तान को उस लेवल के ऊपर सोचना चाहिए कि वो कितने अरबों डॉलर का रिजर्व है वहां पे और हम कितने अरबों डॉलर का माइनस है हमारे पास। तो हमें कम से कम जो भी चीज अपने आप के ऊपर देख के आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम ये चीजें नहीं सोचेंगे तब तक हम जो है ना, मैं आपको बताता हूं ना, जहां पे मैं जब सियासतदान हूं या मैं फालतू मीटिंगों में नहीं बैठता, दोस्ती मुझे लगता है मुझे फालतू मीटिंग में बिल्कुल नहीं बैठते। रिसर्च में, लाइब्रेरी में, असेंबली में होता हूं ना, लाइब्रेरी में बैठता हूं, अकेला बंदा होता हूं। मैंने किसी को लाइब्रेरी में इतनी किताब, इतनी रिसर्च के ऊपर मैंने नहीं देखा। मैंने सिर्फ ये, आपने जो चाइना की बात की ना, ये मैंने जब पढ़ा, आज मैं पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये पूरी रिसर्च करके आर्टिकल लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान मेरा मुल्क जो है वो हर इदारे में, हम आईटी की बात करते हैं, आईटी आगे कैसे बढ़ेगी? आईटी तब आगे बढ़ेगी जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप उधर सपोर्ट दोगे। तो हर जगह पे हम एक्सपोर्ट, अब आईटी वालों के मैं बोलता हूं क्योंकि मेरे काफी दोस्त हैं, हमारी बहन है शिजा, बात यह है कि आप राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की बात करते हैं तो उसके लिए और लेवल चाहिए, और लेवल चाहिए। दूसरा ये नहीं, अभी भी मैं कहीं पे, मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, एतबार करोगे ये पिक एंड चूज जब तक रहेगा ना, अभी भी कुछ लोगों को मैंने देखा जो 1-1, 2-2 लाख पे जो आया, पाकिस्तान का पैसा आराम का समझ के 8-8, 10-10 लाख रुपए के ऊपर उनको कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करके और उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। पहले तो ये क्या बताएं शहबाज शरीफ साहब को, हर चीज बताते हैं, अच्छा ईमानदार बंदा है, मगर बात यह है कि वो मजबूर है, वो भतीजी, भाई, लीडरान सबके आगे मजबूर है। तो इस वजह से हमें पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे आज मैंने देखा कि उन्होंने एक्शन लिया कि अब ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स वाली बात चल रही है, क्या एफआईए को पता नहीं था? क्या एफआईए को पता नहीं था कि क्या? सबको सब पता है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो सुपारी आ रही थी, एक मर्तबा मेंबर कस्टम थी, उसने रंगे हाथों किसी को पकड़ा, उसने उसको हटाया, फोन आया उसको मेरे सामने कि इसको ये नहीं करोगे हम आपको ये कर देंगे, उसको नौकरी से फारिग होना पड़ा। मगर उसको, ये माफिया के इतने हाथ मजबूत हैं, उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होगी, सिर्फ एक बंदे से नहीं होगा, बहुत सारी हमारे पास, हम तो बहुत ज्यादा चीजें रख के बैठे हैं, मगर क्या बताएं, मगर हमें दुख होता है। वक्त आएगा, वक्त आएगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ी दुआओं के साथ बना है, और 2026 में सहरा किसके ऊपर किस तरीके से जाता है। मगर मैं ये समझता हूं कि मालिक की दुआ, क्योंकि मैं जो गरीब लोगों की दिलों में जो बसता हूं, इस वजह से मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की किस्मत जो बदलेगी वो मेरे हाथों से बदलेगी। सर मुझे लग रहा है ऐसे ही कुछ होगा। आपसे लास्ट कमेंट में लूंगा, अभी रिसेंटली इमरान खान को जो है वो सजा हुई है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या लगता है कब वापस आ जाएंगे भाई? ये इसी साल, रियली इस साल बाहर हो जाएंगे। कैसे आ सकते हैं? जेल से? हाँ, नहीं, जेल से बाहर आ जाएंगे, और यही हल है, ये हल है मफाहमत का। अगर ये मफाहमत नहीं की, लेकिन सर इतनी बड़ी उन्होंने करप्शन की, घड़ी का इल्जाम, जो ये सारे बात मैं बोल रहा हूं ना कि आप ए से लेके जेड तक मैं आपको किस किस के बताऊं, किस किस ने क्या किया, किस किस के बाहर क्या असासे है, क्या नहीं है। तो उन चीजों को छोड़ो कि कौन किसके पास है, किसका बेटा ऊं करके बात करता है, क्या क्या उसके पास है। तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि मैं एक दूसरी चीज में आपको बताऊं, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी में रहा, ठीक, मगर मैंने अपने इखलाक को इतना बुलंद किया कि नहीं, मैंने किसी भी लीडर के खिलाफ, जब भी मैं, और जो रियलिटी है उसको मैं 2008 में मैंने भुट्टो के लिए लिखा था, 2012 में मैंने आसिफ अली जरदारी साहब के लिए लिखा, मैंने जो भी मना पीपुल्स पार्टी, मैंने भुट्टो की जो बात की थी, मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी की जो जिस लेवल पे ऊपर है वो बात की, मगर मैंने कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर के हवाले से बदअखलाकी नहीं की। मैं चाहे आज भी मियाँ साहब मिलता है, मैंने उसके साथ भी काम किया, अच्छे आदाब से मिलता हूं। कल भी खान अगर आता है तो मैं कल भी उनसे, खान से ईमानदारी से, अदब आदाब से मिलूंगा, शहबाज शरीफ से, हर लीडर से जो है, क्योंकि मुझे इखलाक दिया है कि मुझसे जो उम्र में बड़ा है, छोटा है,
जो खुदा ने सिस्टम बनाया वो ऐसे चले। मैं सिर्फ इतना आखिर में आपको कहूंगा कि हमाम में सारे नंगे हैं। तो इस वजह से अच्छी बात यह है कि मुल्क के लिए आप मफाहमत करें और एक कदम आगे बढ़ाएं। एक कदम आगे बढ़ें, ये मुल्क की तरक्की का ही रास्ता है। और अगर आप ये नहीं करोगे, आज आपका वक्त है, कल उसका वक्त है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखो, ये हिस्ट्री ऐसे बदलती रहती है। क्या पता कि आज आपने सोचा हुआ है, कल आप जा रहे हो, खुदा आपको अचानक कोई दे। एक मैं आपको बताऊं, मेरी अभी कल मदन ला को तकलीफ थी अपना रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, रीढ़ की हड्डी के लिए गई, एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यार खुदा की, आप लोग नमाज पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, यार खुदा को तो देखो ना कि मैं जो काम जो कर रहा हूं, एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म आया, चीज और थी और हो चीज और गई। खुदा की रस्सी का किसी को पता नहीं है। पता था कि एलए के अंदर ये इतने बड़े बड़े मिलियनर हाउस होंगे और इस तरीके से आग लगेगी अमेरिका के अंदर, ये पता था। पता था कि इस तरीके से समंदरी तूफान आएगा और ये बहा के चला जाएगा। आपको पता है कि अभी आप बाहर जा रहे हो और आप घर पहुंचोगे, ये तो मालिक को पता है ना। तो मालिक कहता है कि हर एक कदम के ऊपर अगर आप मुझे हाजिर समझोगे तो आप हर बुराई से डरोगे, मगर अगर आप मुझे नहीं समझोगे कि नहीं सब कुछ मैं आज कुर्सी के ऊपर हूं, मैं ही हूं, तो फिर आपसे हर गलत काम में लेता जाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि भाई आपने ये काम किया था। तो दूसरों को अगर दोजख में मैं इस बदबू में रखता हूं तो आपको मैं इस बदबू में रखूंगा। तो उसके लिए अमल, नेल्सन मंडेला की बात करते हैं। मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर नेल्सन मंडेला की एक वीडियो शेयर की। नेल्सन मंडेला को जो जेलर था, जहां पे उसको रखते थे, उसके ऊपर पेशाब करता था। नेल्सन मंडेला जब बाहर आया तो एक होटल के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खा रहा था, वो जेलर सामने बैठा था, तो वो कंफ्यूज हो रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने बंधु को कहा कि इसको बुलाओ, मेरे साथ बिठाओ। तो जब वो साथ में बिठा के खाना खाने लगा तो वो हिलने लगा। तो किसी ने पूछा कि सर ये बैठा भी रहा, खाया भी नहीं, और ये आपने इसको बुलाया भी नहीं, और आपने इसको बुलाया फिर इसने ये खाता रहा, और फिर ऐसे करके, और जी मैंने इस वजह से इसको बुलाया कि जब मैं जेल में था तो ये करता था, मगर मुझे मेरे मालिक ने मैसेज ये दिया है कि ये जो भी आप उसको भी माफ करो। आज उसका सर नीचे हो गया है कि यार ये बंदा। तो खुदा कहता है कि दुश्मन के साथ, दोस्त के साथ तो हर कोई अच्छा चलता है, अच्छे के साथ तो हर कोई अच्छा चलता है, मगर जो बुरे के साथ अच्छा चले और अपनी अच्छाई के साथ उस बुरे को अच्छाई की लाइन के ऊपर लेके आए, तो उससे ज्यादा मुझे मेरे नजदीक कोई नहीं है। तो आप अपने आप को करो बुलंद इतना कि खुदा तुमसे खुद पूछे बता क्या है। तो इतना जब करोगे तब आपका काम जो है बेहतर होगा। सर नाइस टॉकिंग टू यू, और बहुत अच्छा लगा। ये था हमारा एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।